जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे आईएएस प्रीलिम्स सॉल्व पेपर्स, जो कि दृष्टि पब्लिकेशन से प्रकाशित होता है। इसमें 2011 से लेकर 2021 तक के जीएस के पेपर्स हैं प्रीलिम्स के। तो कल हमने किया था पॉलिटी का मूल अधिकार तक, और आज हम स्टार्ट करेंगे मूल कर्तव्य और डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल कर्तव्य 2017 में आया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? पहला, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा, वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। और इसका सही आंसर है उत्तर डी। डी में न तो एक न ही दो। व्याख्या देखते हैं। मूल कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए संविधान में न तो कोई विधायी प्रक्रिया दी गई है, न ही वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। 2015 में आया है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किसमें किया गया है? ए संविधान की उद्देशिका, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार या डी मूल कर्तव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने एवं उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की बात भारत के संविधान के भाग 4 के क में दी गई है। इसमें मूल कर्तव्यों के खंड में दी गई है और ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 51 क ग में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का प्रावधान शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान मूलतः शामिल नहीं था, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। देखिए 2017 में एक क्वेश्चन आया है और 2015 में ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक ही क्वेश्चन आया है। तो अब बात करते हैं 2012 में कितना क्वेश्चन आया है। अच्छा, इसमें 2013 और 2014 में मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आया ही नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? ए मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। दूसरा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। थर्ड, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। फोर्थ, वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकल्पों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी एक, तीन और चार, या डी एक, दो, तीन और चार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। मिश्रित यानी कि सामसिक संस्कृति की गौरवशाली एवं समृद्ध विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास तथा व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकल्पों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न सभी मूल कर्तव्यों में शामिल है, जबकि सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें संविधान में शामिल किया गया है। मूल कर्तव्यों का प्रावधान अनुच्छेद 51 के तहत शामिल है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव
हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक जैसा मामला हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने संबंधी प्रावधान शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ए. लोक चुनावों में मतदान करना। बी. वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। सी. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। या डी. संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मूल कर्तव्य नहीं है लोक चुनावों में मतदान करना। लोक चुनावों में मतदान करना मौलिक कर्तव्यों अनुच्छेद 51 क के विषयों में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी विकल्प मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। इतना हो गया, ये मूल कर्तव्य से सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब बात करते हैं हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ए. समता का अधिकार। बी. राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सी. स्वातंत्र्य का अधिकार। या डी. कल्याण की अवधारणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। व्याख्या देखते हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के मध्य राज्य की नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। भाग 4 के ही अंतर्गत अनुच्छेद 39 के खंड ग में प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर होगा। 2020 में क्वेश्चन आया है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ए. राज्य की नीति निर्देशक तत्व। बी. मूल अधिकार। सी. उद्देशिका। या डी. 7वीं अनुसूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व में यह निहित है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। संविधान के अनुच्छेद 38 के 1 में प्रावधान है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। दूसरा है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। या 3, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दी गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. केवल 1 और 3 और डी. केवल 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 2 और 3, यानी कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। व्याख्या देखते हैं। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक के में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 37 में प्रावधान है कि इस भाग के अंतर्गत उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं एवं विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अतः कथन 1 गलत है तथा 2 और 3 सही है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है?
ए संविधान की उद्देशिका द्वारा, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा, सी 7वीं अनुसूची द्वारा या डी परंपरागत व्यवहार द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य की लोकसभाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अब 2017 में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, दूसरा कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। एक पहला है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, दूसरा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक न ही दो। इसका सही ऑप्शन है आंसर उत्तर डी, यानी कि न तो एक न ही दो। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये राज्य की शासन व्यवस्था में मूल आधार है। इस प्रकार ये सिद्धांत देश के प्रशासकों के लिए एक आचार संहिता प्रस्तुत करते हैं। इन आधारभूत सिद्धांतों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, परंतु ये गैर बाध्यकारी प्रकृति के हैं। साथ ही ये न तो विधायिका न ही कार्यपालिका पर किसी प्रकार का निर्बंधन लगाते हैं। अतः दिए गए विकल्पों में डी सही है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है? ए पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, बी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, सी काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, या डी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी से संबंध है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत किया गया है। यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया है। 2015 का भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? ए उद्देशिका, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार, या डी 7वीं अनुसूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। व्याख्या भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जहां सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय हो। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से प्रेरित हैं। अनुच्छेद 38 के 1 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। इसी प्रकार अनुच्छेद 38 के 2 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य विशेषतः आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में लैंगिक समानता को स्थापित करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 39 के क में पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार अनुच्छेद 39 के घ में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति के निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि एनफोर्सेबल नहीं है।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है, यानी कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध की किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग अर्थात भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक के अंतर्गत शामिल उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। 2014 में देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? ए संविधान की उद्देशिका में, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, सी मूल कर्तव्यों में या डी 9वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के खंड में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य का अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का, ख राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, ग है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और घ है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। 2013 में आया है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ए उद्देशिका और मूल अधिकार, बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसी प्रकार राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 38(1) में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38(2) में राज्य विशिष्ट आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। सेकंड नंबर पे है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या डी मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल राज्य की नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक को देश के शासन में आधारभूत तत्वों के रूप में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से संविधान के भाग 4 में नीति के निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। 2012 में आया है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। एक है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक
संहिता सुरक्षित करना, यानी कि सिविल संहिता सुरक्षित करना। दूसरा है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। चौथा है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? ए है केवल 1, 2, 4, बी है केवल 2, 3, सी है 1, 3 और 4 और डी है 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3, यानी कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से केवल 2 और 3 ही ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जो गांधीवादी सिद्धांतों से मेल खाते हैं। ज्ञातव्य है कि गांधी जी सामाजिक एवं आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उन्होंने कभी भी समान नागरिक संहिता की बात नहीं कही। समान नागरिक संहिता से तात्पर्य सामान्यतः एक ऐसे कानून से है जो सभी नागरिकों के पारिवारिक मामलों में जाति एवं धर्म से परे रहकर समान विधि को लागू करता है। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। इसके लिए वे ग्रामों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के हिमायती थे। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के संगठन की अवधारणा भी गांधीवादी सिद्धांतों से मेल खाती है। उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने कहा था कि विभिन्न धर्मों में एकता के लिए अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के कथनों से समान नागरिक संहिता के पक्ष में गांधी जी के झुकाव को देखा जा सकता है, किंतु उन्होंने कभी भी स्पष्टतः समान नागरिक संहिता की बात नहीं कही। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल हम कवर करेंगे विधायिका और अन्य इंडियन पॉलिटी के अन्य हिस्सों को। धन्यवाद। जय हिंद।